जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉप देखने वाले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। हम लोग इंडोलॉजी की बात कर रहे थे पिछले कई मंगलवार से लगातार। हमने जर्मन इंडोलॉजी की बात की, हमने फ्रेंच इंडोलॉजी की बात की, हमने ग्रीक इंडोलॉजी की बात की, और आपको ये इस इंडोलॉजी के बारे में जो सुन कर के, देख कर के जो समझ में आया होगा, वो हमें आपके कमेंट्स के ज़रिए मालूम चल रहा है। आज हम जिसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं, वो है उनके बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत साल, कम से कम 90 साल, और लोग 200 साल भी बोलते हैं, हिंदुस्तान पर शासन किया, अपना उपनिवेश बना के रखा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश, जी हाँ, आज हम ब्रिटिश इंडोलॉजी के बारे में ही बात करने वाले हैं, कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था। ऐसा उनका पूरे विश्व पर शासन प्रशासन हो चुका था। क्या वो भी भारत के भक्त हो गए थे और भारत के गुणगीत गाते थे? या फिर हम कहें कि उनके बारे में भी इंडोलॉजी वैसी ही है जैसे जर्मन्स की, जैसे ग्रीक की, जैसे फ्रेंच की थी, या बात कुछ अलग है? क्योंकि यहाँ पर बात स्मार्टनेस की नहीं है, यहाँ बात चालाकी की है। जी हाँ, चतुर नहीं, ये लोग चालाक थे, कने इस तरीके से लोमड़ी हुआ करती है ना, कुछ वैसे ही। और ऐसे लोमड़ी नुमा लोग हिंदुस्तान के भक्त क्या हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो वो क्यों हुए, कैसे हुए? बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। क्या उनका इसमें भी कोई हित था, कोई स्वार्थ था जब वो लोग आए? मालूम चलना चाहिए हम लोगों को, और उसी के लिए हमने ये श्रृंखला लगातार के लिए चलाई है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, ये जम्बू विचार है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए, और अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किसी भी कारण से नहीं कर पाए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके लिए कोई भी संभावना बनती है तो यथासंभव, यथा इच्छा, यथाशक्ति हमें अपना उत्साह देकर, अपना समर्थन देकर, अपेक्षित सहयोग देकर जरूर हमारे उत्साह में अभिवृद्धि करें। आइए, स्वागत करता हूं मैं हमारे बीच पधारे हुए हमारे सम्मानीय अतिथि श्रीमान प्रोफेसर महावीर प्रसाद जैन साहब। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जम्मू टॉक्स में, एक बार फिर से अभिनंदन। निदेश जी नमस्कार। जी जी महावीर जी, अपनी आपने बात। जो आपने जी जो बात कही वहीं से शुरू करता हूँ। जी ये एक ऐसे देश की इंडोलॉजी है जो केवल लोमड़ी की तरह से चालाक नहीं थे, बल्कि लुटेरे थे। हम्म, भारत में उनके साथ में संपर्क का आरंभ ही लूट से हुआ था। आप देखिए कि भारत के लिए जो रास्ता खोजा, यानी भारत के साथ पुर्तगालियों के संपर्क 1498 ईस्वी में स्थापित हो गए थे, और अंग्रेजों का संबंध जो स्थापित हुआ वो उसके करीब 100 वर्ष बाद में हुआ था। ये पुर्तगाली और स्पेनिश स्पेनिश जिन्होंने अमेरिका में लूट मचाई, पुर्तगाली और स्पेनिश, ये दोनों ही शुद्ध रूप से लुटेरे थे, और इनका काम लूट मचाना और धर्म फैलाना इनका काम था। इंग्लैंड का जो संपर्क स्थापित हुआ वो भी मतलब बड़ी विचित्र कहानी है। एक श्रीमान जी जिनको सर की उपाधि प्राप्त हुई, सर फ्रांसिस ड्रेक, ये लुटेरों का सरताज था। और इसने जब भारत के लिए रास्ता खोजा, इसका एक नक्शा प्राप्त हुआ था पुर्तगालियों से, तो वो पुर्तगालियों का जहाज लूटने से प्राप्त हुआ था। और लूटने के काम में इसको लगाया हुआ था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने। उसने उसको स्पेन के और पुर्तगाल के जहाज लूटने के काम में लगाया हुआ था। स्पेन के लोग अमेरिका से धन कमा करके जहाज़ों में
सोना भर करके लेकर के आते थे और पुर्तगाली भारत से काफ़ी माल यहाँ से लेकर के जाते थे जिसकी कीमत बेहिसाब हुआ करती थी। तो इनको लूटने के काम में इस फ्रांसिस ड्रेक को लगाया हुआ था और फ्रांसिस ड्रेक को इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई कि उसके कारण इंग्लैंड की महारानी को बहुत सारा जो नेशनल डेट था उसको चुकाने में सफलता प्राप्त हुई और उसको चुकाने में सफलता प्राप्त हुई, इसके लिए उसको सर की उपाधि प्रदान की गई। तो एक लुटेरे जो है वो सर बने। तो बाद में भी हिंदुस्तान में यही होता रहा। तो बाद में भी यानी ये शुरुआत जिस तरह से हुई है उसका पूरी तरह से पूरा इतिहास अंग्रेजों का भारत में इसी तरह का रहा और ऐसी ही हालत में वो 1947 में भारत छोड़ करके गए। से उनका भारत के साथ संबंध स्थापित हुआ था और जब ये संबंध स्थापित हुआ था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में बनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस कंपनी ने जो अपने उद्देश्य बनाए थे, यानी इनका जो उद्देश्य था वो सीधा सीधा यानी साम्राज्य स्थापित करना शुरू से ही, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी साम्राज्य स्थापित किया था तो ये भी सोचते थे कि हम भी साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो साम्राज्य स्थापित करना और व्यापार से धन कमाना। पुर्तगाली खूब धन कमा रहे थे व्यापार से, भारत के साथ में व्यापार से धन कमाना और इसके साथ साथ इंग्लैंड के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ ईसाई धर्म फैलाना। तो ये 3 काम उनके थे और ये उद्देश्य ये लेकर के चले थे। 1659 में ये जो धर्म फैलाने वाली जो बात है, तो इसका जिक्र कर रहा हूं। 1659 में इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, संचालक मंडल, ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक मंडल, इस संचालक मंडल ने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत में धर्म फैलाना, ईसाईयत फैलाना, एंग्लिकन चर्च जो इंग्लैंड का था, तो उसके माध्यम से धर्म फैलाना ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद में 1698 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने ये आदेश दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि उनका काम केवल मात्र व्यापार करना और धन कमाना या राज्य स्थापित करना नहीं है, उनको भारत में ईसाईयत को भी फैलाना है। तो ये इस तरह से ईसाईयत फैलाना इनका एक काम ये शुरू से था और ये यानी उनको इस प्रकार के उद्देश्य बताए गए थे और उन्होंने स्वयं भी माने कि ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो साम्राज्य स्थापित करने और व्यापार स्थापित करने में लग गए तो ईसाईयत फैलाना, इसको उनको थोड़े समय के लिए छोड़ना पड़ा। ईसाईयत फैलाना तो चाहते थे लेकिन ज़्यादा बड़ा उद्देश्य था, वो था राज्य स्थापित करना जिससे कि धन कमा सकें। राज्य स्थापित करने का उद्देश्य धन कमाना था और राज्य स्थापित करने के साथ साथ व्यापार, उससे उनको काफ़ी आय होती थी। तो ये यानी साम्राज्य स्थापित करना और व्यापार ये इनके उद्देश्य थे और इनको इन्होंने ज़्यादा बड़ा उद्देश्य बना लिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में साम्राज्य स्थापित किया और उसकी कहानी सब लोग जानते हैं, उसका ज़्यादा वर्णन मैं नहीं करूँगा। 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ में बंगाल में उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। वर्चस्व भी स्थापित हुआ था, राज्य तो थोड़े से इलाके में था, राज्य नहीं कायम हुआ था, लेकिन वर्चस्व स्थापित हो गया। यानी नवाब जो था बंगाल का, वो पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में आ गया। इसके बाद
फिर 1764 में एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के कारण फिर इनकी स्थिति और मजबूत हो गई। इस युद्ध के बाद में फिर बंगाल में जो लूट मची है, यानी इनका काम ही लूट मार करना था, और क्योंकि इनके पास में सामरिक शक्ति थी और उस सामरिक शक्ति के कारण इन्होंने चालबाजी करके अपना राज्य यहाँ कायम कर लिया। और ये राज्य कायम करने के बाद में इन्होंने जिस तरह से लूट मचाई है, यानी आप देखिए कि लॉर्ड क्लाइव का नाम बहुत सुनते हैं लोग। वो क्लाइव इतना धन कमा करके ले गए यहाँ से, भारत से, कि इंग्लैंड में के बहुत बड़े धनपतियों में उस लॉर्ड क्लाइव की गिनती होने लगी। लॉर्ड क्लाइव 2 बार भारत में गवर्नर रहा और 1767 में वो दोबारा गवर्नर रह करके यहाँ से गया। और उसने जो लूट मार की व्यवस्था शुरू की थी, वो लूट मार की व्यवस्था कुछ वर्ष तक शुद्ध रूप से लूट मार की व्यवस्था चलती रही। और इस लूट मार की व्यवस्था की हालत ये थी कि बाद में जो गवर्नर रहे, उन गवर्नर्स के काल में बंगाल की ये दुर्दशा हुई। यानी बंगाल की दुर्दशा क्यों हुई कि एक तो व्यक्तिगत लूट, और व्यक्तिगत लूट के अलावा कंपनी के लिए धन कमाना, ये 2 काम उनके काम थे। तो इस 2 काम के कारण बंगाल की जनता की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई कि 1769-1770 में इतना भीषण दुर्भिक्ष बंगाल में पड़ा कि जिस तरह का अकाल बंगाल के इतिहास में, सैकड़ों सालों के इतिहास में कभी नहीं पड़ा होगा। और इतना बड़ा दुर्भिक्ष था कि आप सोच नहीं सकते कि बंगाल की जो उस समय में 3 करोड़ के करीब आबादी थी, उस 3 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ की आबादी उस अकाल के कारण नष्ट हुई। यानी 3 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ की आबादी रह गई। और बहुत सारे इलाके, उनकी हालत ये हो गई कि बिल्कुल वहाँ जंगल उग गए, क्योंकि कोई खेती करने वाला नहीं रहा। तो इस तरह की हालत हो गई। लेकिन इसके बाद भी इतना बड़ा अकाल हुआ, इतनी जनसंख्या मारी गई, इसके बाद भी उनकी जो रेवेन्यू थी वो कम नहीं हुई। लैंड रेवेन्यू भी बढ़ती रही, और व्यक्तिगत लूट, जो व्यक्तिगत व्यापार के द्वारा और लोगों को लूट करके जो धन यहाँ से ले जाते थे, तो वो सब बढ़ता रहा। और यह हालत जो है, ये खास तौर से 1774 तक ये दुर्दशा बुरी तरह से चलती रही। और इस बुरी तरह से दुर्दशा के बाद में एक गवर्नर था कार्टियर। उस कार्टियर, उसको हटाया गया 1772 में। और 1772 में ये वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना। वारेन हेस्टिंग्स 2 साल तक तो बंगाल का गवर्नर रहा, और उसके बाद में उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, नाम तो बंगाल का था गवर्नर जनरल, लेकिन वो भारत के लिए गवर्नर जनरल बन गया। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां, ये दोनों ही उसके अधीन कर दी गई। और इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका शासन शुरू हुआ 1774 में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जब शासन शुरू हुआ, तो अब जो लूटमार की व्यवस्था थी, वो शुद्ध लूटमार की व्यवस्था नहीं चल सकती थी। उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। एक काफ़ी बड़ा इलाका ये अंग्रेजों के अधीनता में आ गया था, और अंग्रेजों के अधीनता में आ गया था, तो अब जो उनकी जो धन कमाने की व्यवस्था है, उसको एक स्थायित्व प्राप्त हो, उसके लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था आवश्यक थी। और ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ किस तरह के कानून, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। और इसके लिए उसने शुरू में 2 लोगों को
यहाँ किस प्रकार के कानून थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 लोगों को लगाया। उनमें से एक का नाम था नथानिएल हाल्डेन। नथानिएल हाल्डेन जो है, ये जिस समय इसको इस काम में लगाया गया, उस समय उसकी उम्र केवल मात्र 23 वर्ष की थी। तो 23 साल का ये युवक बहुत ही तीव्र बुद्धि का था और इसको इस वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में किस तरह के कानून प्रचलित थे, तो उन कानूनों का संग्रह करने के लिए उसको नियुक्त किया। और कानून जो है भारत में जो प्रचलित है, वो संस्कृत के अलावा फारसी में लिखे हुए थे। और फारसी भाषा में जो कानूनों का संग्रह था, उससे उसने एक कानूनों का संग्रह 1776 में तैयार किया। तो नथानिएल हालेड उसने इस तरह का काम शुरू किया, और इस तरह का काम जब उसने शुरू किया तो धीरे धीरे उसको यहाँ की भाषा वगैरह इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, और उसने बंगाली सीखी। और 1778 में उसने बंगाली का ग्रामर उसने तैयार किया, और इसके लिए उसने एक बंगाली छापाखाना इसकी भी शुरुआत की। तो इस तरह से ये शुरू में जिसको हम चाहे उसको आप इंडोलॉजिस्ट कहें या कुछ भी कहें, तो इस तरह का व्यक्ति ये नथानिएल हाल्डेन, मतलब हमारा जो आज का विषय है वो है सरकारी इंडोलॉजी। इनकी जो इंडोलॉजी थी वो सरकारी इंडोलॉजी थी, और सरकार के कामकाज के लिए जो उनको जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी, उस जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण इस इंडोलॉजी की शुरुआत हुई। तो ये एक तो नथानिएल हाल्डेन था, और दूसरा इस तरह का एक व्यक्ति, वो भी युवक था, बहुत कम उम्र थी उसकी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ये भी जो है, ये इसको भी ऐसे ही काम में लगाया गया, और उसने बंगाली टाइप तैयार किया। और बंगाली टाइप तैयार करने के साथ उसने उसको भाषाओं के जानकारी प्राप्त करने की रुचि थी, तो उसने संस्कृत भाषा सीखी, और संस्कृत भाषा सीख करके उसने महाभारत लिखना शुरू किया। हालांकि वो महाभारत का ट्रांसलेशन पूरा कर नहीं पाया, लेकिन इसकी शुरुआत उसने की। उसने ब्राह्मी लिपि इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में कई जगह जो है बहुत सारे अभिलेख प्राचीन काल के ब्राह्मी लिपि पे थे, तो उसको पढ़ने में उसको सफलता प्राप्त हुई। और वो देवनागरी लिपि जो प्रचलित थी, इसका बड़ा प्रशंसक था, और इसने 1808 में एक संस्कृत व्याकरण ये तैयार की। चार्ल्स विल्किंस जो है, उसका एक काम बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसने 1785 में गीता का ट्रांसलेशन किया पंडितों की मदद से। और गीता का ये जो ट्रांसलेशन किया उसने, ये ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। लैटिन भाषा में इसका उसने अनुवाद किया था, तो यह अनुवाद बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो गीता का अनुवाद है, ये यूरोप में पहुंचा, और आगे चल करके यूरोप में फिर लैटिन भाषा से इसका फ्रेंच भाषा में, और फिर जर्मन भाषा में, और उसके बाद में अंग्रेजी भाषाओं में फिर गीता का ट्रांसलेशन हुआ। तो गीता का ट्रांसलेशन जो इसने किया था, ये इंपॉर्टेंट काम था। इसके अलावा इसने हितोपदेश, जो विष्णु शर्मा की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां, हितोपदेश की ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों का ये उसने 1787 में इनका ट्रांसलेशन किया। तो ये ट्रांसलेशन का काम जो है, ये विल्किंस का एक इम्पोर्टेंट काम था, और इनके कारण यूरोप के लोगों को भारत की भाषा और भारत की संस्कृति, भारत की साहित्य, इनके बारे में एक जानकारी यूरोप के लोगों को हुई। लेकिन ये सारा जो शुरू हुआ था, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि वो सरकारी आवश्यकता के कारण इन बातों की शुरुआत हुई थी, और इसमें थोड़ी सी व्यक्तिगत रुचि ये विल्किंस वगैरह ने ली थी। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है, जिसका बड़ा नाम है,
विलियम जोन्स, ये विलियम जोन्स ये इन दोनों के काफ़ी बाद में भारत में आया। ये 1783 में भारत आया। भारत आने से पहले ये इंग्लैंड में जज के पद पर कार्य कर रहा था और कई पदों पर इसने काम किया था। भारत आने के बाद में इसको भारत में जज के रूप में नियुक्त किया गया और जज के रूप में जब इसको नियुक्त किया गया तो इसको कानूनों की जानकारी की आवश्यकता हुई और कानूनों की जानकारी की आवश्यकता के लिए इसने संस्कृत भाषा सीखना शुरू किया और बहुत ही जल्दी इसने संस्कृत भाषा सीखने में सफलता प्राप्त की और इसके बाद में यानी पंडितों को बिठा करके उनके पास बैठ करके लंबे लंबे टाइम तक उनके पास बैठ करके इसने संस्कृत सीखी, क्योंकि संस्कृत की आवश्यकता थी, इनको सरकारी आवश्यकता थी। और इस सरकारी आवश्यकता के लिए यानी भारत के कानूनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मनुस्मृति, वो भारत के कानूनों का एक संग्रह है, तो इस मनुस्मृति को पढ़ने के लिए उसने संस्कृत सीखी और मनुस्मृति ट्रांसलेशन किया। तो ये काम इसने किया और इस मनुस्मृति का ट्रांसलेशन एक इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में जो है फिर अन्य स्मृतियां, उनका ट्रांसलेशन फिर बाद में हुआ। तो ये एक विलियम जोन्स का इम्पोर्टेंट काम था। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम जो विलियम जोन्स ने किया अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण, वो था उसने 1789 में कालिदास का नाटक शकुंतला, इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। जब उसने इसको पढ़ा, मतलब अनुवाद करने की इच्छा इसलिए पैदा हुई कि उसने पंडितों से इस नाटक की प्रशंसा सुनी। कालिदास के नाटक बड़े प्रचलन में थे और नाटक खेले जाते थे, तो इसलिए इस नाटक के बारे में जब उसने सुना तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई। जब जानकारी उसने प्राप्त की तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया और इसका अनुवाद जो इसको पढ़ने के बाद उसको वो इतना प्रभावित हुआ था कि उसने कालिदास की तुलना, उस समय में यूरोप का एक बड़ा नाटककार शेक्सपियर माना जाता था, तो शेक्सपियर के समकक्ष उसने इस कालिदास को बताया। तो कालिदास को, हालांकि कालिदास और शेक्सपियर की कोई तुलना नहीं हो सकती, कालिदास उससे कहीं ऊपर है, लेकिन कालिदास को शेक्सपियर के बराबर बताना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में फिर इस नाटक का 7 वर्ष में 3 बार इस नाटक को छापा गया और इस तरह से यूरोप में हमको मालूम है कि इसके बाद फिर ये नाटक 91 में फ्रेंच भाषा में छपा और जर्मन भाषा में छपा और जर्मनी का जो बहुत बड़ा कवि था गेटे, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ था। इसी तरह से हर्डर, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो गेटे और हर्डर जैसे लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इस तरह से ये जो रचनाएं थी, यानी जो विलियम जोन्स ने जिनके ट्रांसलेशन किए थे और चार्ल्स विल्किंस ने जिनके ट्रांसलेशन किए थे, इन रचनाओं के कारण यूरोप में भारत के बारे में जानकारी पहुंची। यानी इंग्लैंड के लोगों की तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के लोगों ने इनमें काफ़ी रुचि ली और एक तरह से यूरोप के अंदर एक बड़ा आंदोलन, जिसको कहा जाता है रोमांटिक मूवमेंट, उस रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि कोई इनका कोई बहुत बड़ा इरादा तो नहीं था, विलियम जोन्स का भी और विल्किंस का भी और नथानियल हाल्डेन का भी, लेकिन ये इस जो यूरोप में जो भारत के बारे में रुचि पैदा हुई, उसमें इनका एक योगदान एक तरह से रहा। और ये जो विलियम जोन्स है, इसने एक काम किया था 1784 में। इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी शुरुआत की और इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इससे कोई बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जो लोग जुड़े हुए थे
उनकी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, भारत के साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उसका उद्देश्य जो है वो खास तौर से एक सरकारी लाभ उससे मिल सके, ये एक मूल उद्देश्य इसका था। तो उसके लिए ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसने काम करना शुरू किया। एक बात हमको विलियम जोन्स के बारे में ठीक प्रकार से मालूम होनी चाहिए, और वो ये कि विलियम जोन्स मन से ये चाहता था कि भारत में ईसाईयत का प्रसार हो, और उसने एक विचार रखा था कि भारत के लोग ये सिविलाइज होने काबिल हैं। सिविलाइज होने काबिल का मतलब क्या हुआ कि ये ईसाई बनने काबिल हैं। सिविलाइज बनने का मतलब होता है ईसाई बनना। तो ये लोग ईसाई बनने काबिल हैं, और अगर इनको बाइबल पढ़ने को मिले तो ये लोग सिविलाइज हो जाएंगे। तो ये सिविलाइजिंग मिशन का विचार ये इस विलियम जोन्स ने दिया। विलियम जोन्स का एक तो ये एक खास काम था कि सिविलाइजिंग मिशन, जो कि बाद में जाकर के और इस सिविलाइजिंग मिशन की बातें बहुत हुई है। तो एक तो इसका काम था, और एक इसका काम ये था कि उसने संस्कृत की तुलना, वो संस्कृत पढ़ करके शुरू में इतना प्रभावित हुआ संस्कृत से कि उसने कहा कि ये भाषा जो है वो यूरोप की सारी भाषाएं इस भाषा से प्रभावित हुई है। वैसे ये बात उससे पहले और कई लोग कह चुके थे, तो ये बात कहने वाला भी वो पहले व्यक्ति नहीं था, लेकिन जो बात दूसरों ने कही थी वही बात इसके भी दिमाग में आई कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिस भाषा का प्रभाव यूरोप की सब भाषाओं पर, यूनानी भाषा पर और यूरोप की सारी भाषाओं पर उसका प्रभाव पड़ा है। तो शुरू में ये इस तरह की बात ये विलियम जोन्स ने कही थी। हालांकि बाद में लोगों ने इसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया, और जिसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, तो इसकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो एक तो ये इस तरीके से इंडोलॉजी की शुरुआत हुई। तो ये तो एक इंडोलॉजी थी। उसके बाद में एक दूसरे प्रकार की इंडोलॉजी, उसकी चर्चा करता हूँ, और वो थी ईसाईयत का प्रसार करने की इंडोलॉजी। यानी ये लोग जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। तो इस तरह का काम करने का प्रयत्न जिन लोगों ने किया, उन लोगों का जिक्र करता हूं मैं। उन लोगों में एक सबसे पहले कंपनी का एक सर्वेंट था, चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट वो कंपनी में एक बहुत छोटे पद पर यहाँ आया था, और धीरे धीरे उसका पद यहाँ बढ़ा, और उसने 1786-87 में, यानी इसके मन में ये बात थी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार होना चाहिए। ये बात हर एक के मन में थी। तो इसके मन में थी कि ईसाई धर्म का प्रसार होना चाहिए, और ईसाई धर्म का प्रसार वो इसलिए आवश्यक समझता था कि भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईसाई धर्म का प्रसार आवश्यक है। तो ये इसने चार्ल्स ग्रांट ने 1786-87 में मिशन के लिए एक प्रस्ताव उसने रखा, और इसके बारे में एक छोटी सी पुस्तिका, यानी भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की किस तरह से आवश्यकता है, तो उसके बारे में इसने एक किताब लिखी, और उसने ये कहा कि भारतीयों के धार्मिक विचारों को बदलना आवश्यक है। यानी जो लोग जो है लुटेरों के रूप में जिन्होंने भारत में शासन शुरू किया था, वो भारत के लोगों का विचार करने और भारत के लोगों को सभ्य बनाने की बातें कर रहे थे। तो चार्ल्स ग्रांट ने कहा कि भारतीयों के धार्मिक विचारों को, उनको सिविलाइज करने के लिए उनके धार्मिक विचारों को बदलना आवश्यक है। और इस चार्ल्स ग्रांट की जो बात थी, ये इसने यूरोप के अंदर कुछ लोगों को पहुंचा। इंग्लैंड में जो कुछ लोग थे जो चर्च का, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, उनके पास उसने इस बात को पहुंचाया, और उन लोगों में से एक था विल्बर फोर्स। विल्बर फोर्स ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट का एक शक्तिशाली सदस्य था,
इस विल्बर फोर्स ने चार्ल्स ग्रांट की किताब को 1793 में पढ़ा और इसको पढ़ करके उसने ये उसके विचार मन में पैदा हुआ कि धर्म के प्रसार के लिए संसद में कानून पास होना चाहिए। और संसद में कानून पास करवाने की बात जो हुई पैदा, वो 1793 में इसलिए हुई कि 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए भारत में शासन करने का चार्टर प्रदान करने का वक्त था। इंग्लैंड में क्या हुआ है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन करने के लिए 20 साल के लिए इंग्लैंड की सरकार के द्वारा अधिकार प्रदान किया गया था। और उसके बाद में 20-20 साल बाद में ये अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो 1793 में कंपनी को 20 साल के लिए शासन करने का अधिकार प्रदान करना था। तो शासन करने का अधिकार प्रदान करने के साथ में कुछ शर्तें ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट लगाना चाहती थी। तो उसमें इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर ये एक बिल प्रस्तुत किया गया और विल्बर फोर्स ने इस बहुत ही बड़े तर्क देकर के और इस बिल को यहाँ रखा। इस बिल के ऊपर बहुत बहस हुई और 3 रीडिंग में कोई बिल पास होता है तो 2 रीडिंग में तो ये बिल पास हो गया, लेकिन तीसरी रीडिंग में ये बिल पास नहीं हुआ। और पास नहीं होने का कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो बड़े पावरफुल थे इंग्लैंड में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये नहीं चाहते थे कि ईसाई धर्म के प्रचारकों को खुली छूट भारत में मिले। इसका कारण था इसके पीछे कारण ये था, उनको डर लगता था कि अगर ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान में पहुंचे और हिंदुस्तान के लोगों के मन में ईसाईयत के विरुद्ध भावना फैली तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। उनको अपने साम्राज्य की, अपने व्यापार की चिंता थी। तो अपने साम्राज्य और अपने व्यापार की चिंता के कारण, हालांकि वो भी चाहते तो थे कि ईसाई धर्म फैले, लेकिन ईसाई धर्म से ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण वो उनका साम्राज्य था और उनका व्यापार था। तो इसके लिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं, उनकी बड़ी पावरफुल लॉबी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे वो बहुत धन वाले थे, बहुत पैसा कमा लिया था उन्होंने, और इसलिए एक बड़े धन वालों की पावरफुल लॉबी थी। और इस पावरफुल लॉबी के कारण इंग्लैंड की संसद ने इस बिल को पास नहीं किया। इसके अलावा कंपनी की जो एक संस्था थी, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, कंपनी के मालिकों की संस्था, उसका नाम था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, जिसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि ये भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये 1793 में भारत में ईसाई मिशनरीज भेजने का प्रस्ताव ये पास नहीं हो पाया। हालांकि दूसरे तरीके से ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, उसकी मैं बाद में उसका मैं जिक्र करूंगा। और इसके बाद फिर ईसाई धर्म के पक्ष में एक वातावरण तैयार करने का काम ये कुछ लोगों ने शुरू किया, और इन लोगों में मैं एक खास तौर से क्लाउडियस ब्यूकेनन, इसके बारे में आपको बताता हूं। इसके बारे में जानकारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लाउडियस ब्यूकेनन जो था ये 1793 में भारत आया था, और भारत में इसको चार्ल्स ग्रांट, जो कंपनी का एक अधिकारी था इंग्लैंड में, उस चार्ल्स ग्रांट ने इसको खास तौर से भारत में भेजा था, ये सोच करके कि ये भारत में जाकर के और ईसाई धर्म के लिए कुछ काम करेगा। तो ये 1793 में भारत आकर के पहुंचा था। यहाँ पहुंचने के बाद में इसने यहाँ कुछ पदों पर काम किया, और उसके बाद में 1800 ईस्वी में उसको कलकत्ता में
कंपनी के सर्वेंट्स के लिए, कंपनी के अधिकारी जो नियुक्त होकर के आते थे भारत में शासन करने के लिए, उनके लिए एक कॉलेज की शुरुआत हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज। इस फोर्ट विलियम कॉलेज का वाइस प्रोवोस्ट, जिसको कहेंगे वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल के पद पर इसको नियुक्त किया गया। एक दूसरा ब्राउन नाम का व्यक्ति प्रिंसिपल था, लेकिन उस ब्राउन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इस क्लाउडियस ब्यूकेनन की है। तो क्लाउडियस ब्यूकेनन ने यहाँ काम करते हुए जो अधिकारी, यहाँ ये जो समय था थोड़ा ध्यान देने की बात है, 1800 जो है, इस समय दूसरा मराठा युद्ध ये शुरू हो गया था, और इस समय में लॉर्ड वेलेस्ली ये भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि भारत के जो साम्राज्यवादी गवर्नर हुए हैं उनमें से एक था। और उसके समय में ही ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में शुरू हुआ था। तो इस वेलेस्ली ने ही इसको, क्लाउडियस ब्यूकेनन को ये वाइस प्रोवेस्ट के रूप में नियुक्त किया था। और उसके बाद में जो इस समय में जिस तरह का वातावरण था उसका फायदा उठा करके, और क्लाउडियस ब्यूकेनन ने, संक्षेप में इसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं मैं आपको, 1803 से 1805 के बीच में इस ब्यूकेनन ने इंग्लैंड में एक साहित्य तैयार करने के लिए, ईसाई धर्म के पक्ष में साहित्य तैयार करवाने के लिए प्राइज ऐसे कंपटीशन इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के विश्वविद्यालयों में करवाया। और इंग्लैंड स्कॉटलैंड के अनेक विश्वविद्यालयों में ये, यानी ये इस विषय क्या था इसका, ये ध्यान देने की बात है। ये विषय में 2 लाइनें अंग्रेजी में है, पढ़ के सुना रहा हूं। द बेस्ट मीन्स ऑफ सिविलाइजिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड डिफ्यूजिंग द लाइट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन थ्रू आउट द ईस्टर्न वर्ल्ड। जिसका मतलब होगा कि भारत की सब्जेक्ट्स, भारत के जो प्रजा है, उसको उस सिविलाइज करने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं, और ईसाई धर्म की का जो प्रकाश है वो संसार भर में फैलाने के उपाय क्या हो सकते हैं, ये विषय था। इस विषय के ऊपर लेख लिखवाए गए। ये जो लेख लिखे गए थे, ये इस लेख पर जो अच्छे लेख जिनके भी आए, उनको बहुत भारी प्राइज उनको दिया गया। और ये लेख ऐसे, जो शब्द सुनकर के आपको लगेगा कि लोगों ने 15-20 पेज में ऐसे लिखे होंगे, नहीं, बड़ी बड़ी किताबें, 200-250 पेज की पुस्तकें, ये कई लोगों ने। और वो लोग ऐसे थे हिंदुस्तान में कभी आए नहीं थे, और हिंदुस्तान में बिना आए उन्होंने इंग्लैंड में बैठ करके और ईसाई धर्म को फैलाने की क्या आवश्यकता है, और ईसाई धर्म को हिंदुस्तान में फैलाने से क्या फायदा होगा, इससे साम्राज्य को किस तरह से स्थायित्व प्राप्त होगा, किस तरह से इंग्लैंड का साम्राज्य यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य ये भारत में ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो इस तरह के यानी उन्होंने तर्क दिए। ये तर्क देते हुए 200 250 पेज की किताबें इन लोगों के द्वारा लिखी गई, और इनमें से जो ज़्यादा अच्छे लेख थे उन लेखों को प्रकाशित करवाया गया, और इस तरह से एक अच्छा खासा लिटरेचर तैयार हो गया कि भारत में सभ्यता को फैलाने की, यानी वो ईसाई धर्म को फैलाना, उसको सभ्यता को फैलाना कहते थे। तो सभ्यता को फैलाने की क्या आवश्यकता है, इस पर एक लिटरेचर तैयार हो गया। इस ब्यूकेनन का और भी काम था। इन श्रीमान जी ने 1805 के बाद में भारत के कई स्थानों की यात्राएं की, और यात्राएं बहुत जगह की, जिसमें दक्षिण भारत भी गया और लंका भी गया, कई जगह गया। लेकिन इसके खास तौर से यात्राओं के वृतांत जो उसने लिखे, उन यात्राओं के वृतांत में मैं आपको केवल पुरी के वृतांत के बारे में बताता हूं। जगन्नाथपुरी की यात्रा की, और जगन्नाथपुरी की यात्रा से उसने जगन्नाथपुरी के बारे में जो लिखा, उसके कारण अंग्रेजी में एक फ्रेज बन गया जो अभी तक प्रचलित है, वो है जगरनॉट स्कार। जगरनॉट स्कार का मतलब होता है
जगन्नाथ का रथ उसको कार नाम दिया। जगन्नाथ का जो रथ है उसमें किस तरह से लोग उसकी पहियों के नीचे आकर के और अपनी जान देते हैं, यानी एक बिल्कुल झूठ मूठ का प्रचार। तो उस प्रचार के लिए, यानी ये इंडोलॉजी है इनकी, तो उस झूठ मूठ के प्रचार के लिए इसने यानी एक वृतांत लिखे। और इस वृतांत में वो लिखता है कि पुरी के थोड़ी दूर हम लोग रुके तो वहाँ हमने देखा कि लोगों की लाशें जो है वहाँ पड़ी हुई है, और उन लाशों को लोमड़ियाँ खा रही है, गिद्ध खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई है। और वो यहाँ तक लिखता है कि वो लाशें इस तरह की थी और कि उनको जो गिद्ध और कुत्ते वो आपस में बांट करके खा रहे थे। गिद्ध जो है वो उनका नरम मांस और उनकी आंतें वो तो गिद्ध खा रहे थे, और उनका जो कड़ा मांस है और उनकी हड्डियां को चूसने का काम ये कुत्ते कर रहे थे। तो इस तरह की बातें। और फिर वो लिखता है कि मैंने वहाँ पुरी में देखा कि जगन्नाथ का जो रथ है उस रथ के पहिए में जो है एक आदमी और औरत वो उसके पहिए के नीचे आकर के और अपने प्राण दे रहे हैं, वो अपने आत्महत्या कर रहे हैं। और वो जो ये प्राण दे रहे थे यानी इससे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, यानी ये झूठ मूठ की बातें हैं। वो प्राण दे रहे हैं और बाकी के लोग जो है वो सब के सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके ऊपर सिक्के फेंक रहे हैं। तो इस तरह के वृतांत इसने ये क्लाउडियस ब्यूकेनन ने भारत के जो वृतांतों के जो इसने यात्रा के वृतांत थे उनके बारे में लिखा। और इस तरह से ये किताब जो है उसकी ये क्रिश्चियन रिसर्चर्स इन इंडिया इस नाम से उसकी पुस्तक 1811 में प्रकाशित हुई। 1808 में ये यहाँ से इंग्लैंड चला गया वापस, और इंग्लैंड जाने के बाद में ये किताब लिखी थी। तो इंग्लैंड जाने के बाद में इसने वहाँ कई भाषण दिए, कई लेख लिखे, और वो उन लेखों का ही संग्रह एक तरह से प्रकाशित हुआ। तो ये जो है ये इस तरह की बातें ये चार्ल्स ग्रांट ने भारत के बारे में लिखी। अब आप देखिए कि एक तरफ तो जर्मनी और फ्रांस वाले जो भारत के बारे में क्या लिख रहे थे, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में, और ये लोग भारत में देख करके और जानबूझ करके झूठी मनगढ़ंत बातें यहाँ के बारे में लिख रहे थे। और उसके बाद में एक वातावरण इस तरह का तैयार हो गया कि जब वापस 1813 में जब 20 वर्ष पूरे हुए 1793 के बाद, और 1813 में वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान करना था, और जब चार्टर प्रदान करना था तो फिर वापस काफ़ी बहस पार्लियामेंट में इस बारे में हुई। और इस बहस के बाद में इस समय तक ऐसा वातावरण बन चुका था कि एक तो ये जो क्लाउडियस ने वृतांत लिखे थे, एक केरी ने जो काम किया था बंगाल में, उस केरी के काम के बारे में मैं इसके बाद में वर्णन करता हूँ। केरी, विलियम केरी, उसने जो काम किया था उसके काम के कारण, और ये जो कुछ भी लिखा गया था इसके कारण। और फिर उसके बाद में चार्ल्स ग्रांट जो कि सबसे बड़ा पक्षधर इस ईसाईयत के प्रसार का था, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन चुका था, बड़ा पावरफुल मेंबर पार्लियामेंट का वो बन चुका था। तो इन कारणों से 1813 तक ऐसा वातावरण बन गया कि इसके बाद में आसानी से भारत में ये ईसाई मिशनरीज भेजने के लिए स्वीकृति, इसके लिए वातावरण बन गया। और ये मिशनरी भेजने की जो बात, यानी इनका जो जो नारा था वो क्या था कि मिशनरीज एंड मास्टर। ये लोग ऐसा सोचते थे कि एक तो मिशनरीज के द्वारा हम धर्म प्रचार करेंगे, और दूसरा मास्टरों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा हम ईसाई स्कूल खोल करके और ईसाई कॉलेज खोल करके हम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर लेंगे। हालांकि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, बहुत कम पूरी हुई, पर खैर ये इनका सोचना था कि मिशनरीज एंड मास्टर्स। तो
ये जो उनका लक्ष्य था, तो ये दोनों ही 1813 में पूरा हुए कि 1813 में एक तो मिशनरी भेजने की के लिए स्वीकृति मिल गई सरकार के द्वारा, और दूसरा 1 लाख रुपया ये भारत में स्कूल खोलने के लिए, देखिए हिंदुस्तान में इतना बड़ा साम्राज्य था, उसके लिए 1 लाख रुपया वार्षिक ये देने की का प्रावधान भी किया गया। तो ये 2 काम जो है वो यहाँ इस समय हो गए। और इसके बाद जो है फिर 1814 में एक थॉमस मिडलटन नाम का व्यक्ति, उसको कलकत्ता के लिए बिशप बना करके और भेजा गया। बिशप जो है बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता है चर्च का, तो चर्च का बिशप बना करके उसको इसके बाद भेजा गया। तो ये इस तरह से ये ईसाई धर्म को फैलाने के लिए भारत के बारे में एक बड़ी गलत भ्रांतियां ये फैलाने का प्रयत्न किया गया। फिर उसके बाद में 1833 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ 20 साल बाद, उस चार्टर एक्ट में तीनों प्रांतों में, भारत के 3 प्रांत थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तो इन तीनों प्रांतों के लिए बिशप ये भेजने की व्यवस्था 1833 में हुई। और इसके बाद में जो है फिर H.H. विल्सन वो इसको यहाँ जो है एक H.H. विल्सन ये इसकी इच्छा ये थी कि भारत में इस तरह का, यानी इस प्रकार का ये जो धर्म प्रचार के लिए जो शिक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है, नई व्यवस्था करना थे, उसका उसने विरोध किया। श्री रामपुर उसका नाम था। उस श्री रामपुर में एक मिशनरी था विलियम कैरी, दूसरा एक मिशनरी था मार्शमैन। तो इन लोगों के द्वारा एक धर्म प्रचार का प्रयत्न प्रारंभ किया गया, और ये कलकत्ता के बाहर, कलकत्ता से थोड़ा सा उत्तर की तरफ, कलकत्ता के उत्तर में दमदम का हवाई अड्डा है, उस दमदम के हवाई अड्डे से थोड़ा सा उत्तर की तरफ ये श्री रामपुर का कस्बा है। और ये जो श्री रामपुर का कस्बा है, ये कस्बा डेनमार्क की कॉलोनी थी, और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस पक्ष में नहीं थी कि भारत में ईसाई धर्म के मिशनरीज को खुली छूट प्रदान की जाए, और वो इस पक्ष में नहीं थे, इस कारण से ये डेनमार्क की कॉलोनी के अंदर ईसाइयों ने अपना धर्म प्रचार शुरू किया। और उसमें ये जो विलियम कैरी था, ये विलियम कैरी और मार्शमैन, इन लोगों ने एक इनके साथ में एक और विलियम वार्ड ऐसा कुछ नाम था, 3 लोग, इन 3 लोगों ने मिलकर के, इनकी तिकड़ी कही जाती है, इन्होंने मिलकर के और यह बाइबल का प्रचार करना शुरू किया। बाइबल के इन्होंने 40 भाषाओं के अंदर, पहले तो बंगाली में उसका टाइप तैयार किया, और उसके बाद में भारत की 40 भाषाओं के टाइप इन्होंने तैयार किए, और इन 40 भाषाओं में इनके द्वारा ये बाइबल का प्रचार करने का काम शुरू हुआ। इनका ऐसा सोचना था कि लोग अगर बाइबल पढ़ेंगे अपनी भाषाओं में, तो अपनी भाषाओं में बाइबल पढ़ने के कारण ये उनको ईसाई बनाने में आसानी होगी। तो ये सोच करके और इन्होंने ये बाइबल के प्रचार के लिए ये यानी साहित्य निर्माण का काम शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ संस्कृत भी सीखी, और संस्कृत के भी कुछ ग्रंथों के अनुवाद भी इन लोगों ने किए, और रामायण का भी अनुवाद इन्होंने किया। लेकिन इस सब के पीछे
उद्देश्य एक ही था कि ईसाई धर्म का प्रचार किस तरह से किया जाए। इन्होंने एक अखबार भी शुरू किया बंगाल दर्पण के नाम से, और ये यानी इनका क्षेत्र तो डेनिस कॉलोनी में था, श्री रामपुर में था, लेकिन इन्होंने अपना प्रचार का जो इलाका था वो पूरे बंगाल को बनाया। और बंगाल में केवल श्री रामपुर में नहीं, श्री रामपुर में तो इन्होंने 1818 में एक कॉलेज भी खोला, लेकिन इन्होंने बंगाल के 100 स्थानों पर इन्होंने स्कूल खोले, और इस तरह से ये धर्म प्रचार का काम जो है इन लोगों ने करने की कोशिश की। और इनको इसमें यानी या उस समय के जो वृतांत हमको मिलते हैं उसमें तो वो लिखते हैं कि उन्होंने हजारों लोगों को ऐसा ही बनाया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं जान पड़ता कि इनको कोई बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई होगी। कि उस समय के पेपर से उनमें ये बातें इसलिए लिखी है कि जिससे ये बातें यूरोप में पहुंचे, जिससे उनको अधिक से अधिक धन अपने काम के लिए प्राप्त हो। उन्होंने यहाँ छापा खाने लगाए और इस तरह के काम, और ये साहित्य निर्माण करने का काम इन लोगों ने किया। तो ये एक प्रयत्न जो है ये इन लोगों के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा अब एक जो है जिसका जिक्र मेरे को करना है वो ये कि 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में भारत में शिक्षा की पद्धति किस प्रकार की हो, इसके बारे में एक विचार मंथन शुरू हुआ। और उसमें यानी 2 काम हुए। एक तो ईसाई धर्म का प्रसार जो है ज़्यादा किया जाए, तो उसके लिए 1833 में जो चार्टर एक्ट प्रदान किया गया था, उसमें तीनों प्रांतों में बिशप नियुक्त, पहले तो सिर्फ कलकत्ता में बिशप था, और अब कलकत्ता, मद्रास और बंबई, इन तीनों प्रांतों में बिशप के पद स्थापित किए गए। और इसके अलावा काफ़ी संख्या में पादरी उन बिशपों को सहयोग करने के लिए ये पादरियों की नियुक्ति की गई। और इसके साथ ही अंग्रेजी शिक्षा, यानी ये हमेशा 2 बातों पर जोर देते थे कि एक तो पादरी भेजे जाएं और दूसरा स्कूल खोले जाएं। स्कूल खोलने के पीछे, स्कूल और बाद में अस्पताल भी खोले, इन सब के पीछे इनका एक ही उद्देश्य होता था, और वो होता था ईसाई धर्म का प्रसार करना। यानी सेवा और शिक्षा, और ये केवल ये एक नाम था, और असली उद्देश्य जो है वो ईसाई धर्म का प्रसार करना होता था। सो ईसाई धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने फिर ये 1830 के दशक में इन्होंने नए सिरे से शुरू किए, और 1833 के अंदर जो है ये एक व्यवस्था की गई थी कि जिसमें भारत में शिक्षा का माध्यम, इसके बारे में ये सोचा गया था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, या इसके लिए प्रयत्न किए जाना चाहिए। तो ये काम जो है ये भारत में 1834 में एक लॉर्ड मैकॉले, ये लॉ मेंबर बन करके आया। यानी 1833 में एक लॉ मेंबर की व्यवस्था, 1833 का जो एक्ट था, जो पार्लियामेंट का 20 साल के लिए चार्टर एक्ट दिया गया था, तो उसमें एक लॉ मेंबर के नियुक्त करने की का प्रावधान था। तो लॉ मेंबर बन करके आया था। तो इसने यहाँ आने के बाद में ये निर्णय किया कि भारत में शिक्षा का माध्यम ये अंग्रेजी होना चाहिए, और भारत के लोगों को जो परंपरागत उनका ज्ञान है उसकी जरूरत नहीं है। इसके स्थान पर यूरोपीय शिक्षा, यूरोप का विज्ञान, यूरोप का साहित्य, ये इनको पढ़ाया जाना चाहिए। और मैकॉले के 2 कथन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको सब लोग जानते हैं, जिसमें वो कहता है कि यानी भारत के किसी भी जो विशाल पुस्तकालय हैं और सारा जो विशाल साहित्य है, वो सारा का सारा साहित्य जो है कुल मिलाकर के इतना भी नहीं है कि
यूरोप के किसी एक अलमारी के खाने में जो जो जितना साहित्य होता है वो उसकी बराबरी कर सके। तो इस तरह की बातें उन्होंने भारत के साहित्य के बारे में, इस तरह की बातें ये मैकॉले के द्वारा की गई थी। इसके अलावा वो ये कहता है कि अगर हमने भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी तो थोड़े ही समय में एक ऐसा वर्ग हिंदुस्तान में तैयार हो जाएगा कि जो वर्ग केवल मात्र दिखने में भारतीय होगा, लेकिन वो बाकी सब बातों में पूरी तरह से, अपने आचार विचार में, अपने रहन सहन में वो पूरी तरह से यूरोपीय बन जाएगा। तो इस तरह की बातें उसने, इस लॉर्ड मैकॉले ने की। तो मैकॉले की जो शिक्षा की पद्धति है, इसके बारे में तो बहुत सुनने को मिलता है। और इस मैकॉले का साथी था एक ट्रेवेलियन। ये ट्रेवेलियन इस समय में केवल 28 वर्ष की उम्र का था, लेकिन 28 साल की उम्र में ही इसने जो है वो भारत के बारे में शिक्षा की पद्धति किस तरह की होनी चाहिए, तो इसके बारे में उसने लिखा। और उसने जो कुछ भी लिखा ट्रेवेलियन ने, उसके कारण भारत की इमेज, वो सिविल सर्वेंट्स, भारत की इमेज जो किस तरह की है, वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। और एक तीसरा व्यक्ति जिसका यानी शिक्षा की पद्धति उसको बदलने के बारे में निर्णय करने में योगदान रहा, वो था ग्रांट डफ। ग्रांट डफ जो है ये एक मिशनरी था। और ये ग्रांट डफ, इसकी एक बात बताता हूँ आपको सिर्फ मैं, वो कहता है कि भारत के दर्शन में हमको ऊंची ऊंची बातें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो ऊंची ऊंची बातें हैं ये कोरी बकवास है, और ये मूर्खतापूर्ण है, और ये दुष्टतापूर्ण है। ये भारत के दर्शन के बारे में, भारत के चिंतन के बारे में, ये इस तरह की बातें ये ग्रांट डफ लिखता है। मतलब इसकी तुलना करिए कि जर्मनी के लोग जो है वो भारत के दर्शन के बारे में और क्या क्या सोचते थे। तो ये इस तरह का इन लोगों का विचार था। और इसके बाद में फिर 1853 में फिर एक चार्टर एक्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 साल के लिए चार्टर दिए जाते थे। तो 1833 के बाद में 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया गया। और ये जो चार्टर प्रदान किया गया तो इसमें एक व्यवस्था की गई कि एक यानी चार्ल्स वुड, उसका पत्र ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये चार्ल्स वुड जो था, ये इंग्लैंड में जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। इंग्लैंड में जो होम गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, उसमें 3 अंग हुआ करते थे। एक तो कोर्ट ऑफ प्रोपरेटर्स, कंपनी के मालिक। दूसरा होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये होता था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालक मंडल। और तीसरा होता था वो इंग्लैंड की सरकार से की ओर से नियुक्त 6 लोगों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के नाते उसने एक पत्र लिखा। ये पत्र बड़ा फेमस है, उसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। उसमें उसने ये लिखा कि भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। यानी उसका ये वुड्स जो था, ये पूरी तरह से एक ईसाई मिशनरी से कम नहीं था। खुद ईसाई मिशनरी इसको कह सकते हैं, इस तरह का व्यक्ति था। तो इसने कहा कि भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और ये 3 विश्वविद्यालय जो है वो तीनों प्रेसिडेंसीज में, एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बम्बई, इन तीनों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और बाद में फिर उसके नीचे फिर कॉलेज वगैरह वो बनाए जाएंगे। तो इस तरह की बात जो है ये चार्ल्स वुड के पत्र में थी। और इस पत्र के बाद में फिर हम जानते हैं कि 1857-58 की क्रांति हुई। और 1857-58 की क्रांति के बाद में फिर ये विश्वविद्यालय, इनका निर्माण हुआ।
और विश्वविद्यालयों में वो जिस तरह की चाहते थे भारतीय जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए, तो पहले तो संस्कृत की शिक्षा ये भारत के कॉलेजेस में, भारत के जो शिक्षा के केंद्र थे वहाँ दी जाती थी, तो उसके स्थान पर अंग्रेजी की शिक्षा उनको दी जाए। तो इस तरह की पद्धति ये 1857 में शुरू हुई। तो ये जो वो चाहते जोड़ था इनका कि शिक्षा दी जाए, भारत के लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए और ईसाईयत का प्रसार किया जाए, तो इन दोनों बातों के पीछे उनका जो लक्ष्य था वो था भारत पर नियंत्रण स्थापित करना। यानी इतना बड़ा देश है, इस पर वो आसानी से शासन अपना चला सकें, यहाँ के लोग उनको शासन में मदद करने लगें। तो मदद करने लगें, इसके लिए आवश्यक था कि यहाँ के जो पढ़े लिखे नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी पढ़े लिखे हों और यहाँ एक ईसाइयों का वर्ग तैयार हो जाए और ईसाई जो बनेंगे उनकी स्वाभाविक सिंपैथी, सद्भावना ये अंग्रेजी सरकार के साथ में होगी। तो ये सोच करके और वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा और ये ईसाईयत का प्रसार किया जाए। वैसे इन दोनों बातों में कोई बहुत अधिक सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई और इसमें मैं एक विवेकानंद का एक कथन जो है उसका जिक्र करता हूँ कि भारत के लोग जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वालों में 0.1% भी ईसाई नहीं बने। तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत के लोग जो है वो बड़े होशियार हैं, वो उस मछली की तरह से हैं कि जिस मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटा डाल करके और उसको मछली को फंसाने के लिए कांटा डाला जाता है। तो भारत के ये पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो आटा खा लेते हैं लेकिन कांटे में नहीं फंसते हैं, कि कोई भी ईसाई नहीं बनता। तो खैर ये इनका एक प्रयास था कि जिस प्रयास में उनको सफलता नहीं मिली और भारत में पढ़े लिखे लोग ईसाई बनने वाले उनकी संख्या न तो उस समय थी ज़्यादा और न अभी तक भी उनकी कोई ज़्यादा संख्या है। दूसरा, उन्होंने जो जो उनका सोचना था तो ईसाईयत का प्रसार वो करें, तो भारत में उनको ईसाईयत का प्रसार करने के लिए भी गलत तरीके अपनाने पड़े। यानी जिन तरीकों से वो चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से वो या अस्पताल बना करके या सेवा के काम से ईसाई बना सकें, तो इसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और तो इसके बजाय जो है हम जानते हैं कि उनको बहुत गलत तरीके, हमको पता है कि भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में जिस तरह से भारत में लोगों को ईसाई बनाया जाता था, उसके बारे में विचार करने के लिए एक नियोगी कमीशन उसकी नियुक्ति हुई थी 1956 में और वो भी एक कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा ये इस तरह की एक नियोगी कमीशन का निर्माण किया गया था और कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट पढ़ने का काबिल है कि इसमें पूरा विस्तार के साथ में बताया गया है कि भारत में किस तरह से ईसाईकरण हुआ है, किस तरह से लोभ लालच देकर के जब तरीके से वो चाहते थे वो प्राप्त नहीं हुई और उसके बाद में गलत तरीके अपना करके उनको ईसाईकरण यहाँ भारत में करना पड़ा। फिर उसके बाद में जिसको हम इंडोलॉजी कहते हैं, इतिहास भी उसका एक हिस्सा है। भारत में इतिहास को किस तरह से विकृत किया गया है, इसके बारे में मैं संक्षेप में थोड़ी सी बातें बताता हूँ। इसके बारे में कभी एक पूरा सेशन, पूरा एपिसोड जो है इसके ऊपर होना चाहिए
कि भारत में इतिहास को किस तरह से विकृत किया गया है। मैं केवल कुछ नाम 5-7 मिनट में, समय काफ़ी हो गया है, 5-7 मिनट में इस बात को पूरा करता हूँ। एक जेम्स मिल सबसे पहले, इसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 वॉल्यूम में लिखी, और ये जो 3 वॉल्यूम में लिखी हुई उसकी पुस्तक है, इस पुस्तक के द्वारा उसने, ये जो किताब थी, ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी शासन करने के लिए आते थे, उन शासन करने वाले अधिकारियों के शिक्षण के लिए ये किताब थी, और उनके बारे में, उनके मन में भारत के बारे में एक बहुत ही गलत तरह के विचार इस पुस्तक के कारण उनके मन में पैदा होते थे। और इसके अलावा उसने इस पुस्तक के द्वारा भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, इस तरह से। तो ऐसा गलत तरीके से भारत के इतिहास का विभाजन उसने किया। और वो भारत के बारे में कैसी कैसी बातें लिखता है, तो उसकी 1-2 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। कि वो लिखता है, जेम्स मिल, कि हिंदुओं के लिए लिखता है कि चमकदार बाहरी आवरण के नीचे धोखे और चालबाजी की प्रवृत्ति है इनमें। दूसरा वो लिखता है कि हिंदू जो है वो हिंजड़ों की तरह से एक गुलाम के गुणों में माहिर हैं। ये इस प्रकार की बातें आप देखिए कि धोखे और चालबाजी की प्रवृत्ति। मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ कभी मौका मिलेगा तो इसका विस्तार से जिक्र करूंगा, कि भारत में जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी शासन की, वो केवल मात्र लूट पर आधारित थी। भारत में जो लोग नौकरी करने के लिए आते थे, वो वहाँ काफ़ी पैसा देकर के आते थे। वहाँ इसको कहते हैं पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब है कि वहाँ जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग होते थे, उनको या तो वो अपने भाई भतीजों को हिंदुस्तान में भेजते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में धन कमाने के लिए बहुत था, तो भाई भतीजों को हिंदुस्तान में भेजते थे। और या फिर वो लोग, कोई उनको जो पैसे देता था, 6,000 पाउंड, ये एक मामूली रिश्वत थी, जो 6,000 पाउंड देता था उसको हिंदुस्तान में नौकरी मिल जाती थी। इस तरह से नियुक्तियां होती थी। और वो हम लोगों को, यानी ये ऐसे काम कारनामे करने वाले, वो हमारे लिए कहते हैं कि यहाँ ये हिंदुस्तान के लोगों में धोखे और चालबाजी की प्रवृत्ति है। यानी इस तरह का झूठा इतिहास भारत का इन लोगों ने लिखा है। एक एल्फिंस्टन, उसने फिर बाद में एक इतिहास लिखा, वो उसकी हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मडन इंडिया नाम से उसकी किताब है। इसमें वो क्या लिखता है, उसकी 1-2 बातें बताता हूँ आपको। कि हिंदुओं की मुख्य बुराई झूठ बोलने की आदत है, और इसमें वे पूर्व के अन्य देशों से बहुत आगे हैं। ये इस तरह की बातें इस एल्फिंस्टन की किताब में है। एल्फिंस्टन की किताब ये 1841 में लिखी गई थी, और बाद में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी, और उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये टेक्स्ट बुक बन गई। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पढ़े लिखे लोग इन किताबों को पढ़ते थे, लेकिन उन पढ़ने वालों पर इन किताबों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उनको पता होता था कि ये सब झूठे और मक्कार लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। तो खैर इस तरह की किताबें लिखी गई। फिर वी.ए. स्मिथ एक था, उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो ये एक पुस्तक लिखी। तो इस तरह की किताबें जो है, एक थॉमसन एंड गैरेट, उसके द्वारा भारत के इतिहास के बारे में किताब लिखी गई। इन किताबों के बारे में केम पणिक्कर वो लिखते हैं, ये किस प्रकार की पुस्तकें, किस तरह का साहित्य है। वो लिखते हैं कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस की जो कृतियां हैं, वो भारत के लोगों का इतिहास नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के भारत में इन्वॉल्वमेंट का इतिहास है। तो और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह से आर्यों के आक्रमण की बातें की गई है, किस तरह से उन्होंने कहा है कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, और ऐसी उल्टी सीधी कई बातें इतिहास के बारे में जो सारा गलत तरीके से हमारे इतिहास का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो हालांकि ये इतिहास के बारे में इस तरह की सारी बातें हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं कि जो भारत के बारे में अच्छा सोचते थे। तो इस तरह के अच्छा सोचने वाले लोग जो है,
वो हुए हैं 20th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में। और खास तौर से गीता का अध्ययन जिन लोगों ने किया, जैसे आल्डोस हक्सले एक था, एक एनी बेसेंट थी, इस तरह के लोग, और एरविन आर्नोल्ड नाम का व्यक्ति था। तो इस तरह के लोग भी हुए हैं जो खास तौर से गीता का उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि जिसके कारण, गीता के कारण, वो भारत के दर्शन के प्रति एक बड़ी रुचि उनके मन में, एक बड़ा उदर आदर का भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ। और उन्होंने यानी ये आल्डोस हक्सले का तो कहना है कि दुनिया में सबसे अगर श्रेष्ठतम कोई दर्शन हो सकता है तो वो गीता का दर्शन है। और ये गीता का दर्शन केवल भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व समाज के लिए एक उपयोगी और मार्ग बताने वाला इतिहास दर्शन है। तो इस तरह की बातें आल्डोस हक्सले गीता के बारे में कहता है। तो ऐसे कई विचार बाद में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो इस तरह के लोग हुए। लेकिन खास तौर से जो अंग्रेजों की इंडोलॉजी रही है, वो उनकी एक बहुत ही तुच्छ राजनीति से प्रेरित इंडोलॉजी रही है। और इस इंडोलॉजी के द्वारा उन्होंने भारत का एक बहुत ही गलत चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये जो चित्रण प्रस्तुत किया उन्होंने, इसका खास तौर से अमेरिका पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के बीच में आपस में काफ़ी तालमेल था। और जो ये भारत के बारे में चित्रण प्रस्तुत किया गया, और इसी की वजह से जब विवेकानंद अमेरिका गए तो उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और कई उल्टे सीधे प्रश्न उनको भारत के बारे में किए जाते थे, जिनका कि उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ में इन सारी बातों के जवाब दिए। लेकिन एक भारत का चित्रण जो किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका असर जो है वो यूरोप के और देशों पर तो नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिका पर इसका प्रभाव पड़ा। और अमेरिका की इंडोलॉजी के बारे में हम इसके बाद में विचार करेंगे। समय काफ़ी हो गया है और बहुत सी बातों को मैंने बहुत शॉर्ट करके और आखिर में तो कुछ बातों को बिल्कुल ही संक्षेप में करके मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जी महावीर जी, मुझे मालूम है कि ये इस तरीके के समय विषय लग हैं गया जिन है, विषयों पर हम उसके जितनी लिए चर्चा कर मैं सकते हैं उतनी चर्चा कम होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, समय चाहता की हूँ। अपनी कुछ सीमा मर्यादा हम लोग बना के रखते हैं और रखनी भी चाहिए। इसलिए आज 1 घंटे की जगह हम लोगों ने करीबन सवा घंटे तक इस कार्यक्रम को किया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये श्रृंखला जितनी बढ़ी जाए, जितनी आगे तक जाए, लेकिन हम सही तथ्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर पाएँ दर्शकों के लिए। जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उतना अच्छा है। ये और बात है कि अगर हर एक दर्शक ज़िम्मेदारी लेकर के 10, 20, 50 लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाता है, तो बात बहुत आगे तक जाती है और बहुत बढ़िया निकल कर के आती है। चलिए, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद महावीर जी आपका, आप कार्यक्रम में पधारे और इंडोलॉजी के बारे में लगातार आप इतनी सुंदर चर्चा और एग्ज़ैक्टली वो इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के बारे में हो या ब्रिटिश लोगों के भारत के साथ-साथ में अमेरिका पर जो प्रभाव पड़ा, जो आपने बोला है, उसके बारे में हो। और जब यूएस इंडोलॉजी की बात आएगी तो बहुत कुछ चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी, क्योंकि यूएसए आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है और वो भारत के बारे में यूके यानी कि इंग्लैंड के थ्रू क्या समझता था और आज भारत का चित्रण कैसे करता है, इस पर भी हम थोड़ी-सी समय बात करेंगे। आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स के लिए, आपके लिए जो आपकी तरफ से जो भी अपेक्षित सहयोग समर्थन हो सके, वो ज़रूर करिएगा। ये हमारे लिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी बन पड़ रहा है। महावीर जी, आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद निधीश जी। जी। जैसे कार्यक्रम काफ़ी लंबा हो गया। आखिरी अंश को तो मेरे को बहुत ही इतिहास वाला मैं कुछ करना चाहता था, फिर कभी इस कोई पर बात चर्चा नहीं, करेंगे इतिहास के बारे में। आज के कार्यक्रम को इतना ही करते हैं, अगली बार फिर जब करेंगे तो फिर कुछ और बातें करेंगे।